नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और सीधा लिए चलते हैं आपको करल, जहां अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। 6,000 रुपया सीधा उनको बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। करल वालों बताओगे कितने लोगों को टीका लग गया है? जरा हाथ ऊपर करो। सबको लग गया है ना टीका? पक्का? ये टीका जब आया, मोदी जी वैज्ञानिकों को शाबाशी दिए और अपील की हर लोगों को टीका लेना चाहिए, हर व्यक्ति ने टीका लेना चाहिए। अखिलेश बाबू ने स्टेटमेंट कर दिया, ये टीका मत लगाइए, ये तो मोदी का टीका। अरे खुद तो बोल गए, 10 दिन के बाद डरकर खुद टीका लगा दिया। मुझे बताओ करल वाले, अगर उनकी मानकर आप टीका नहीं लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाकर भारत के गरीबों को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं दिल्ली में कई लोगों को मिलता था कोरोना के वक्त। पूरी दुनिया में चर्चा कि कोरोना से तो कम लोग मर जाएंगे, मगर भूख से ज्यादा लोग मर। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा था, रेहड़ी पटरी बंद, ऑटो रिक्शा चलना बंद, दुकान बंद, कल कारखाने बंद। रोज कमाकर रोज खाने वाले क्या करें? बात तो सही थी। सबके मन में प्रश्न था। मोदी जी ने एक दिन सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट बुलाई और निर्णय किया 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, 5 किलो धान एक्स्ट्रा देकर उनके घर का चूल्हा हम चालू रखेंगे। और योगी जी ने 15 करोड़ लोगों के घर में मोदी जी जो अनाज बेचते थे उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ तेल, दलहन और नमक भेजना भी चालू किया और गरीबों के घर का चूल्हा चालू रखा। आज मुझे बताओ भाई, मोदी जी की सरकार आने से पहले किसी गरीब के घर में अगर बड़ी बीमारी आ गई, किसी का बूढ़ा बाप अगर बीमार पड़ गया, किसी गरीब मां का बेटा बीमार पड़ गया और बड़ा खर्चा आया, तो कभी कर पाते थे क्या भाई? 5 ही दिन में बूढ़ा बाप कहता था, बेटा मुझे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहां पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का परिणाम है। तो देखो कितनी दूर तक भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर चलती है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है। और इसी के साथ
हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे और खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोग की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान, इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिल करके सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमने एसपी सिंह बघेल को सोच समझकर भेजा है। यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरियात है सबका साथ, सबका विकास का मंत्र को नीचे तक लागू करना। मुझे बताओ, सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? गरीब को विकास का अधिकार है या नहीं है? आज नहीं होता। अगर एसपी सिंह बघेल को विधायक बना दो, आशू को विधायक बना दो, मैं गारंटी लेता हूं विकास में हर पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी होगी मित्रों, हर पिछड़ा समाज की। विकास का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 70 साल से ये कांग्रेस, सपा, बसपा इकट्ठा मिलकर राज करते थे दिल्ली में। 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। 70 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, होता है नहीं होता है? मगर उनका मोह नहीं छूटता था, क्योंकि उनकी वोट बैंक वहां थी, वोट बैंक। मगर हम वोट बैंक से नहीं डरते, हम तो भारत मां के लिए काम करने वाले लोग हैं भाइयों। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जैसे ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर उन्होंने फेंक। और अखिलेश जी मुझे कहते थे, अखिलेश जी इसी चौराहे पर आकर जवाब देना। आपने कहा था
पार्लियामेंट में खून की नदियां बहेगी। किसको डराते हो भाई? हमें डराते हो? खून की नदियां क्या बहेगी? किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई कश्मीर से। और आज हम कश्मीर, आज भारत माता का मुकुटमणि, भारत माता के मस्तक पर शोभायमान होकर आज दुनिया के अंदर दिख रहा है। मित्रों, इस सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, देश में कांग्रेस की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, और आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। माताओं भाई बहनों, वोट बैंक के डर से ये उफ नहीं करते थे। आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा पर हमला किया, और मित्रों, पाकिस्तान को ऐसा लगा क्या होने वाला है। वो भूल गए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ, ये सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा उत्तर प्रदेश और देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो भाई, ईश्वर भी बोलो, रख सकते हैं क्या देश को सुरक्षित? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है। मित्रों, ज्यादा बात करनी नहीं है। किसनी के प्रिय रंजन आंसू आ गया, और सबको प्रणाम करो। प्रिय रंजन आंसू आए हैं, प्रचंड बहुमत से आंसू को जिताना है, और इसको जरूर जिताना है। जिताओगे ना? 300 सीटों का काम अकेला कोहल कर देगा, करोगे ना? कमल के निशान पर बटन दबाओगे, दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गृहमंत्री अमित शाह, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, ये कहा गृहमंत्री अमित शाह ने। तो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गजों की रैली, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया। गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में आज भी तमाम दिग्गज नेताओं की जनसभा और रैली, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया। अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, और आज उत्तर प्रदेश में ही मुलायम सिंह यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश के पुलिस वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह लखनऊ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार के लिए उतरे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 2 फेजेस हो गए हैं, क्या आपका फीडबैक है? क्योंकि पिछली बार 2017 में पहले फेज के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि क्या होने जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है अभी भी स्पष्ट ही है। हुआ यूँ है कि कुछ ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने एक धारणा पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे जिस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के उन्होंने एक फॉल्स इल्यूजन पैदा करने का प्रयास किया था समाज में, वो उनके जहन से भी अब बिखरती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि करहल में, जहाँ पर के अखिलेश स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े सोच विचार के बाद उस चुनावी क्षेत्र का चयन किया गया था, वहाँ आज श्री मुलायम सिंह यादव और परिवार के सारे सदस्य स्वयं उतरे हैं अभियान के लिए। हालांकि आरंभ में ये कहा गया था कि वहाँ पर अभियान करने की उनको आवश्यकता भी नहीं रहेगी, तो इस बात का प्रतीक है कि उन्हें स्वयं नज़र आ रहा है कि जिस तरह से सोच करके वो चले थे वो वास्तविकता से कहीं परे है। फिर उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कल जो हमला हुआ,
उन्हीं के गुंडों के द्वारा, वो भी एक ऑपरेशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस कहा जा सकता है। और धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का समर्थन और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि जात पात का सहारा लेकर के परिवारवाद पर आधारित पार्टियों ने जिस प्रकार से उनका शोषण किया है, उससे उन्हें बड़ी कठिनाई से मुक्ति प्राप्त हुई थी पिछले 5 वर्षों में। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2014 से जो अनेक जनहित लोकहित की परियोजनाएं, योजनाएं, प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि उसकी अनुकूलता नहीं थी। योगी जी का शासन संभालने के बाद पिछले 5 वर्षों में वो डबल इंजन का काम होने लगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लोकहित के कार्य होने लगे जो बाकी देश भर में थे। तो मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश ने जो विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे जात कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, वर्ग कोई हो, वो एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पिछले 2 फेजेस में हमने देखा कि बड़ा इशू रहा। कल अखिलेश यादव ने कन्नौज में पुलिस वालों पर एक टिप्पणी की और बदतमीज कहा कि आप बहुत बदतमीज है। क्या लग रहा है कि इस तरह की भाषा इस इलेक्शन में हम कई नेताओं के जबान से सुन रहे हैं? आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस समय भी कानून की व्यवस्था पूरी अराजकता से भरी हुई थी। और ये जिस प्रकार का दृश्य आप देख रहे हैं, ये झलक है, ये ट्रेलर है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो फिर आ जाए, हालांकि उसकी संभावना नहीं है। तो इसी प्रकार का मंजर फिर से बनेगा। इसी से हमें निजात दिलाने का काम, मुक्ति दिलाने का काम योगी शासन के दौरान किया गया था। और ये जो कल उन्होंने बात की है, जिस शब्दावली का उपयोग किया है, लोगों के सामने बड़ी जनता में, जनसभा में पुलिस कर्मियों का निरादर करना, उनका अपमान करना, उनको डांटना, ये जतलाने के लिए कि तुम्हारा इतना महत्व नहीं है, भले ही तुम अपनी सरकारी जिम्मेवारी अदा कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ता जो अराजकता फैला रहे हैं, उनका मनोबल हमारे लिए ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। ये उनकी आने वाले समय में जो कार्यशैली है या जो रही है, उसका एक झलक है। मुझे लगता है ये भी उनकी हताशा का ही एक प्रतीक है। सर, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ एक नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि 22 का इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो बाद में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर असर डाल सकता है। क्या कोई फर्क देख रहे हैं इस तरह के जो अलायंसेज हो रहे हैं? निश्चय ही, जब उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा जीत करके आने वाली है 10 मार्च को, तो इसका असर 24 पर भी पड़ेगा और एक सुखद प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर भी भाजपा जीतने वाली है और केंद्र में भी, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ योगी जी के नेतृत्व में। थैंक यू। तो जैसा जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 2022 हो या फिर 2024 हो, सरकार 22 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और 24 में भी निस्संदेह मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और न्यूज इंडिया का वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर वार। केजरीवाल दिल्ली में विज्ञापन का मॉडल लाए हैं, ये आदेश गुप्ता ने कहा। केजरीवाल ने निजी हित में संविधान को ताक पर रखा। तो केजरीवाल पर आदेश गुप्ता का बयान। केजरीवाल दिल्ली में विज्ञापन मॉडल लाए हैं, निजी हित में संविधान को भी ताक पर रख चुके हैं, ये आदेश गुप्ता का कहना है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर वार। दिल्ली मॉडल को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, दिल्ली मॉडल का बड़ा जिक्र हो रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा। जब भी पंजाब जा रहे हैं, बीच में उत्तराखंड गए थे, तो लगातार उन्होंने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, क्या विरोध है दिल्ली मॉडल? देखिए, दिल्ली मॉडल अगर देखना है तो आंगनबाड़ी वर्कर से आप पूछिए जाके, जो पिछले 7 दिनों से मुख्यमंत्री आवास पे धरना दे रही। अगर दिल्ली मॉडल देखना है तो दिल्ली के किसान जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 21 सूत्री मांगे हैं। किसानों को कॉमर्शियल रेट पर ट्यूबवेल कनेक्शन होता है, ट्रैक्टर की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं है, बहुत सारी मांगे। अगर दिल्ली मॉडल देखना है तो बहरहाल मोहल्ला क्लिनिक देखिए। अगर दिल्ली मॉडल देखना है तो गेस्ट टीचर जो 22,000 हैं
उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है और अभी तक परमानेंट नहीं किया। अगर दिल्ली मॉडल देखना है तो हजारों शराब के ठेके देखिए जो मंदिर, स्कूल और रिहायशी कॉलोनी में खुले हुए हैं। अगर दिल्ली मॉडल देखना है तो चरमराती हुई परिवहन व्यवस्था देखिए कि 6,600 बस से 3,700 हो गई बसें डीटीसी की, जो कि आज देश के अंदर एक शान थी। दिल्ली के अंदर डीटीसी की एक नाम था और वो 11,000 करने का वादा किया, वो घट के रह गई 3,700। तो ये दिल्ली मॉडल, इस दिल्ली मॉडल की चर्चा होनी चाहिए, ना कि उस दिल्ली मॉडल की चर्चा होनी चाहिए जो दिल्ली मॉडल सिर्फ इश्तहारों में रहता है। इश्तहारों में एक बस होती है और इश्तहार दिए जाते हैं। इश्तहारों में एक जगह कोई पराली से डिकम्पोजर होता है, 16 करोड़ रुपए इश्तहारों में खर्च होते हैं। इश्तहारों की राजनीति करने वाले, विज्ञापन की राजनीति करने वाले, जिनका दिल्ली मॉडल विज्ञापन तक ही सीमित है, इस दिल्ली मॉडल की असलियत बताने की जरूरत है। आदेश जी, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कुमार विश्वास ने भी एक खुलासा किया, एक टिप्पणी की उनके बारे में। उस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र प्रांत के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, ये केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बताती है वो कि संविधान को ताक पे रखकर और देश को ताक पे रखकर वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किस कदर वो क्या कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने दिल्ली के अंदर दंगों को उनकी पार्टी के नेताओं ने अंजाम दिया, उसी तरह अगर पंजाब के अंदर हुआ तो हिंदू सिख भाईचारा किस तरह वो समाप्त करेंगे, किस तरह वो अपने मंसूबों को प्राप्त करने के लिए संविधान मानेंगे, ना जाति समाज के भाईचारे को मानेंगे, वो किस कदर करें, इससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को खतरनाक व्यक्ति बताया है कि भारतीय राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत ही खतरनाक हैं और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल के साथ वहां की जनता जाती है तो इसका खामियाजा भी उस जनता को उठाना पड़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। और न्यूज़ इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।